वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 108 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस। तो इसमें हम एप्लीकेशन टू द कमीशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस और चार्जेस है उसमें कोई मिस्टेक है, कोई एरर है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए एप्लीकेशन एससीसीपी को जमा करवानी पड़ती है। फिर देखेंगे कि वो क्या कंडीशन हैं जिन पर एससीसीपी की तरफ से जो है ना वो रिलीफ मिल सकता है। फिर ऑर्डर में वो क्या कहेंगे, किस किस्म की चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। और फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट जो लॉ ने डिस्कस किया है कि किसी भी किस्म की रेक्टिफिकेशन की वजह से जो प्रायर राइट्स उस रेक्टिफिकेशन से पहले अराइज हो चुके होंगे वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टू द कमीशन में कॉन्सेप्ट ये है कि ये एप्लीकेशन कंपनी भी सबमिट करवा सकती है और पर्सन इंटरेस्टेड भी करवा सकता है। पर्सन इंटरेस्टेड से क्या मुराद है? वो पर्सन जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है, जिसकी फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, या जिसको हम चार्ज होल्डर भी कह सकते हैं। तो वो कमीशन को अप्लाई करता है कि हमें रिलीफ चाहिए। किन सर्कमस्टांसेस में वो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं? वो दो हैं। एक तो ये कि या तो ये हुआ हो कि कोई जो पर्टिकुलर थे मॉर्गेज या चार्ज के, वो रजिस्ट्रार को फाइल करने में ओमिट हो गए, या उसकी मॉडिफिकेशन विद इन द टाइम ओमिट हो गई। यानी एक तो प्रॉब्लम ये कि 30 डेज आपका जो टाइम लिमिट लॉ ने दिया है वो 30 डेज का टाइम गुजर गया और मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, या मॉर्गेज और चार्ज में मॉडिफिकेशन हुई थी और मॉडिफिकेशन के 30 डेज के अंदर उसको रजिस्टर करवाना होता है मॉडिफिकेशन को भी, तो वो 30 डेज गुजर गए और मॉडिफिकेशन रजिस्टर्ड करवाने से रह गई, तो फिर जो है ना ये आप क्लेम अपील कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ओमिशन और मिसस्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, कि रजिस्टर्ड तो करवा लिया लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर गलत हो गए थे, अमाउंट उसमें सही नहीं लिखी गई, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन थी वो सही मेंशन नहीं हुई, जिस पर्सन की फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था उसका नाम सही नहीं लिखा गया। इस तरह का कोई भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट अगर हो गई है तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए एससीसीपी को एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो कंपनी भी दे सकती है और चार्ज होल्डर भी, यानी पर्सन इंटरेस्टेड भी। सेकंड पॉइंट है कि कंडीशंस क्या होंगी रिलीफ ग्रांट करने के लिए। तो एससीसीपी तब रिलीफ ग्रांट करेगा अगर उनको ये सेटिस्फाइड होंगे वो कि ओमिशन या मिसस्टेटमेंट जो है वो एक्सीडेंटल थी, जानबूझकर नहीं की गई थी, ड्यू टू इनएडवर्टेंस। इनएडवर्टेंस कहते हैं कि जो काम जानबूझ कर ना किया गया वो इंटेंशनल ना हो, अनइंटेंशनल, और टू सम अदर सफिशिएंट काज, या कोई ऐसे हालात थे जिनकी वजह से 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हो सका, तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी। इज नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यानी अब अगर इसको रेक्टिफाई किया गया तो उससे जो कंपनी के दूसरे क्रेडिटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को, उनकी पोजीशन को जो है नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा, प्रेजुडिस नहीं करेगा उसको। और कोई और ग्राउंड जो एससीसीपी समझता हो कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, यानी इंसाफ का तकाजा ये है या सही बात ये है कि उस ये रेक्टिफिकेशन या करेक्शन हो जानी चाहिए, तो एससीसीपी इन कंडीशंस की बेस पर रिलीफ ग्रांट कर सकता है। अब एससीसीपी की तरफ से जो ऑर्डर आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो एससीसीपी जो है अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा सकता है जो उनको लगे कि मुनासिब हैं, जस्ट हैं, इंसाफ के मुताबिक हैं और एक्सपीडियंट है। एक्सपीडियंट यानी एफिशिएंटली चीज़ों को करने में हेल्पफुल होंगी। तो वो ये भी कर सकते हैं कि जो आपका टाइम लिमिट थी 30 डेज की फाइलिंग करने की, रजिस्ट्रेशन को या मॉडिफिकेशन को, वो टाइम एक्सटेंड कर दें। वो ये भी कर सकते हैं कि कोई अगर पर्टिकुलर गलत रिकॉर्ड हो गया था, जैसे अमाउंट गलत लिखी गई थी, या अमाउंट चार्ज होल्डर का नेम गलत लिखा गया था, या प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन गलत लिखी गई थी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं लिखी गई थी, तो उनको रेक्टिफाई कर दें। और एससीसीपी इस बारे में भी फैसला कर देगा कि जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो किसको बेयर करनी होगी। बाज़ औक़ात अगर देखें इंटरेस्टेड पर्सन ने एप्लीकेशन जमा करवाई है और वो कोई चीज़ करेक्ट करवा रहे हैं, तो एससीसीपी ऑर्डर दे सकता है कि वो इंटरेस्टेड पर्सन ही एप्लीकेशन की कॉस्ट को बेयर करे। और एससीसीपी ये ऑर्डर भी दे सकता है कि इंटरेस्टेड पर्सन वो जो एप्लीकेशन की कॉस्ट है उसको वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब देखें होगा ये कि जो गलत चीज़ पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गए वो किसकी वजह से हुए, वो अगर इंटरेस्टेड पर्सन की वजह से हुए तो एससीसीपी कहेगा कि वो कॉस्ट बेयर करे, और हो सकता है कि दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि हाफ का कॉस्ट जो है वो इसकी कंपनी बेयर करेगी और हाफ कॉस्ट जो है वो इसकी इंटरेस्टेड पर्सन यानी चार्ज होल्डर बेयर करेगा। तो ये एससीसीपी की डिस्क्रिप्शन है कि जो उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन मुनासिब लगे वो उसकी बेस पर ही फैसला कर सकते हैं।
अब एससीसीपी का जो ऑर्डर होगा रेक्टिफिकेशन के लिए, उसकी एक कॉपी जो ड्यूली सर्टिफाइड होनी चाहिए कमीशन की, यानी कमीशन की बकायदा उस पर जो है ना वो स्टैम्प सिग्नेचर वगैरह हों या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर के हों, वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगी कंपनी। और इसकी टाइम लिमिट ये है कि ऑर्डर के 7 दिन के अंदर अंदर फॉरवर्ड करना है। तो अगर ये विद इन 7 डेज फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो ऑब्वियसली इसकी रेक्टिफिकेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। अब हम देखते हैं कि लॉ ने एक स्पेसिफिक पॉइंट ये डिस्कस किया कि देखें, अगर आप एक चार्ज होल्डर का नाम वगैरह चेंज हुआ है तो देखें इससे किसी की राइट्स वगैरह पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेम की जस्ट फ्रैक्शन हुई है। और अगर ये हुआ है कि उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन गलत हो गई थी और फिर इस दौरान एक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और ने अपना जो है वो चार्ज क्रिएट करवा लिया, तो प्रायोरिटी जो होती है, क्योंकि चार्ज होल्डर्स में ना प्रायोरिटी होती है, जिसका पहले चार्ज क्रिएट होता है जब लोन की वापसी हो रही होती है, लोन्स की जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो पहले उसको पैसे वापस किए जाते हैं जिसका चार्ज पहले क्रिएट हुआ, और जिसका फिर बाद में क्रिएट हुआ होता है उसको उसके बाद पैसे मिलते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी होती है ये अफेक्ट नहीं होगी। अब किसी गलती की वजह से अगर एक चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ था 30 डेज के अंदर, इस दौरान किसी और ने बकायदा रिकॉर्ड वगैरह चेक किया, चार्ज रजिस्टर्ड नहीं था, तो उन्हें तो वहां से नहीं पता चला, उन्होंने कंपनी को लोन दे दिया और अपना चार्ज रजिस्टर्ड करवा लिया। तो अब जो चार्ज रजिस्टर्ड बाद में रेक्टिफिकेशन के थ्रू होगा उसकी प्रायोरिटी, हालांकि वो एक्चुअली क्रिएट पहले हुआ है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी उस चार्ज के मुकाबले में ज्यादा नहीं होगी। तो स्पेसिफिकली लॉ ने कह दिया कि जहां पे कमीशन टाइम एक्सटेंड करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, तो ऑर्डर से किसी के राइट्स जो उसने उस प्रॉपर्टी के अंदर एक्वायर किए होंगे मॉर्गेज और चार्ज के एक्चुअल रजिस्टर्ड होने से पहले के, वो अफेक्ट नहीं होंगे, उस पर वो जो है कोई भी जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा। तो अगर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन की डेट समझी जाएगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया 1 जनवरी को, तो 31 जनवरी तक उसे रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए था, उन्होंने 31 जनवरी तक नहीं करवाया। किसी वजह से रह गया, उन्होंने एससीसीपी को एप्लीकेशन दी, एससीसीपी ने एप्लीकेशन के बाद जो है ना उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया, और उन्हें अब कहा कि ठीक है आपको जो डिले हो गया, उन्होंने 10 फरवरी को एप्लीकेशन दी, एससीसीपी ने कहा कि ठीक है आपको हम अलाउ कर रहे हैं कि आप 25 फेब तक करा सकते हैं। तो कंपनी ने जो एक्चुअली चार्ज रजिस्टर्ड करवाया लेट से, वो उन्होंने 25 फेब को ही करवाया। तो अगर कोई इससे पहले राइट क्रिएट हो गया है तो उनके राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो चार्ज रजिस्टर्ड समझा जाएगा वो 25 फेब को ही समझा जाएगा, वो 31 जनवरी को नहीं समझा जाएगा। तो ये इस सेक्शन 108 का इम्पैक्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।